नमस्कार। अंदर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीत दीक्षित। हर दिन सियासत में बहुत कुछ देखने को और सुनने को मिलता है। बहुत सी हलचल होती है, बहुत से कयास लगाए जाते हैं, तो कई सियासी किस्से सुने और सुनाए भी जाते हैं। लेकिन हर खबर में बहुत कुछ ऐसा होता है जो पर्दे के पीछे ही रह जाता है। तो आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कुछ पर्दे के पीछे की ऐसी ही बातें, खासकर अंदर की बातें। जानेंगे उन खबरों के मायने और समझने की कोशिश करेंगे सियासत के दाव पेच को। तो चलिए शुरू करते हैं अंदर की बात। अंदर की बात में आज बात करेंगे एक मंत्री के बंगले पर काफी भीड़ देखने को पिछले दिनों से दिख रही है। यह भीड़ किसी काम के लिए नहीं लग रही है। यह भीड़ एक माननीय ओएसडी के चक्कर में लग रही है जो मंत्री की फजीहत कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस फजीहत के पीछे लोग मंत्री जी को भी दोषी मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस अफसर को भी दोषी मान रहे हैं। लोग चक्कर लगातार लगा रहे हैं। ऐसा क्यों है, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि उड़ती उड़ती ठोस सूचना भी आई है कि लोगों के ये चक्कर उस मंत्री के खास ओएसडी की वजह से लग रहे हैं। इन महोदय ने कुछ ऐसे वादे कर दिए जो अभी पूरे ही नहीं हो पाए हैं। अब वे सभी लोग सिर्फ इस कोशिश में हैं कि उनसे जो भरोसा उनको मिला था वो भरोसा उनको वापस मिल जाए। अब इस भरोसे को जो उनने दिया था वो वापस लेने का अर्थ आप समझ ही सकते हैं। बताते हैं कि कुछ लोगों ने इसका डिजिटल सबूत भी बनाया है जो जल्द ही किसी दिन भी सार्वजनिक तौर पर प्लेटफॉर्म पे आ सकता है। तो मंत्री के ओएसडी के कारण लोग हो रहे हैं परेशान। लोगों से किए वायदे ओएसडी नहीं कर पा रहे पूरे। लोगों के पास डिजिटल पैसे ट्रांसफर करने का सबूत। लोगों की उम्मीद बस मिल जाए किसी तरह हमारा वो भरोसा। मंत्री के बंगले के चक्कर लगा रहे बेचारे लोग, और मंत्री भी अब हैरान हैं इन अपने लाडले ओएसडी के चक्कर में। इससे पहले भी हम ओएसडीओ के कारनामों पर जिक्र कर चुके थे, लेकिन अब इसके पुख्ता और तथ्यात्मक सबूत आ गए हैं। और यही कारण है कि अब इससे मंत्री की फजीहत लगातार बढ़ती जा रही है, और फजीहत के कारण वो मंत्री भी अब सफाइयां देते फिर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस बात की जिक्र होती कि जनता आखिर परेशान क्यों है, लगातार मंत्री के बंगले के चक्कर लगा जा रहा है। आज इसी पर अंदर की बात करेंगे। हमारे साथ रोज की तरह दो वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, भानु प्रकाश चौबे जी और अशोक शुक्ला जी। दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो शुक्ला जी, एक बार फिर मैं आपसे वही बात कहूंगा कि मंत्री के ओएसडी ने भरोसा दिया है और वही लोग अब भरोसा वापस लेने पहुंच रहे हैं। हाँ, कई करतूतें उजागर हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश में जो ओएसडी हैं, किस तरह से उनकी कार्यशैली है, किस तरह से वो जो है सुपर पावर बने हुए हैं। और अभी तो आप ये जिक्र कर रहे हैं एक मंत्री जी का और जिक्र आया है जिसमें कि उनके ओएसडी ने जो है किसी पीएस को या अधिकारी को पत्र लिख के कहा कि साहब आप जो है इस तरह के भुगतान पे रोक लगा दीजिए। तो बहुत सारे किस्से जो हैं ओएसडीओ के सामने आ रहे हैं और ये बड़े चौंकाने वाले किस्से हैं। जबकि इसके पहले जो मोहन यादव जी थे, जो सीएम थे, उन्होंने ये कहा था कि वो जो ओएसडीओ की नियुक्ति होगी वो अब जो है मंत्रियों की पसंद से नहीं होगी। और इसको लेकर काफी जो है एक गतिरोध भी बना रहा। लेकिन अंत में मंत्रियों ने अपने अपने पसंद के ओएसडी जो है अपने यहाँ रख लिए। और अब ये वही ओएसडी हैं जो मंत्रियों के पसंद के थे। इसलिए कोई मंत्री ये कह के नहीं बच सकता है कि जो ओएसडी कर रहा है उसको उसकी जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो एक नेक्सस है ओएसडी का और मंत्री का, इसको ये उजागर करने वाली खबरें हैं। और ये बहुत ही जो है शर्मनाक है कि कभी शिवराज ये कहा करते थे कि कमलनाथ के टाइम पर एक तबादला उद्योग चल रहा है बल्लभ भवन में, और अब ये जो कुछ हो रहा है ये क्या है। ये उससे इतर नहीं है, पर कितना है कि ये बल्लभ भवन में न होकर मंत्री जी के ओएसडी कर रहे हैं। और मंत्री जी के निश्चित तौर पर आवास में हो रहा होगा या उनके कार्यालय में, निजी कार्यालय में हो रहा होगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ओएसडीओ की करतूतों पर लगाम लगनी चाहिए। और लगातार जिस तरह से खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं ये बतला रहा है कि आज भी ट्रांसफर उद्योग जो है बना हुआ है। जी भानु जी, मंत्री के बंगले पे ओएसडी के चक्कर में बेचारे लोग चक्कर लगा रहे हैं। और मैं वही फिर एक बार जिक्र करूंगा, जो मंत्री के ओएसडी ने भरोसा लिया था अब वो भरोसा वापस मांग रहे हैं। अब आप, मैं भरोसा बहुत बार बार जिक्र कर रहा हूं, वो भरोसा वापस मांगने पहुंच रहे हैं।
हेलो। चौबे जी। हाँ जी। जी। मंत्री। ऐसा देखिए, अपन ने पिछले दिनों चर्चा की थी हाँ कि मंत्री का अपने स्टाफ पर नियंत्रण नहीं होगा, हाँ उसकी काम पे नजर नहीं होगी, तो ये गलतियां, ये हादसे और ये गड़बड़ी ये लगातार होती रहेंगी। और इससे पता चलता है कि मंत्री जी को कुछ होश नहीं है कि उनके ओएसडी क्या कर रहे हैं। और ये जो भरोसा का लेन देन हो रहा है, ये तो बड़ा गंभीर विषय है कि कैसे भरोसा दे दिया और कैसे अब वापस दिया जाए। मैं समझता हूँ कि मैं उस बात को याद फिर से दिलाता हूँ कि शायद अब वो समय आता जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री को ओएसडी को लेकर कोई एक नीति शास्त्र, एक नीति संहिता बनानी पड़ेगी, कोई नियम बनाने पड़ेंगे, उसके तहत ही रखा जाए, उसी के तहत काम किया जाए, उसी के तहत वो जवाबदेह बनाए जाए। ऐसा नहीं करेंगे तो ये छोटे ओएसडी जो है ये सरकार की नाक कटाते रहेंगे इसी तरह। जी जी। शुक्ला जी, ये फजीयत हुई है, आप भी जानते हैं। वो मंत्री जी भी सफाई देते फिर रहे हैं, ग्वालियर चंबल क्षेत्र के मंत्री हैं, और उनके ओएसडी ने ये हरकत करी। और लगभग मेरे पास जो जानकारी है, और आपके पास भी इसकी बात की जानकारी होगी, उनके पास ऐसे भरोसे के लगभग 3 से 4 बड़े मामले हैं, लेकिन वो भरोसा देने की जगह इधर उधर भगते फिर रहे हैं और मंत्री को अपनी सफाई देनी पड़ रही है। जो मैं बार बार जिक्र करता था कि इन लाडले ओएसडीओ के चक्कर में मंत्रियों की फजीयत होगी और उनकी सरकार में किरकिरी होती है, और खासकर सरकार का भी चेहरा खराब होता है। देखिए जी, कई बार जो है भरोसे की बात आ रही है, तो एक निवेदन करना चाहूंगा आपसे मैं कि अब कोई भरोसे के लायक बचा नहीं है, या ये कहें कि अब भरोसे लाल रहे नहीं है। सारा काम जो है मतलब लेन देन का काम हो गया है, और जिन लोगों ने किया है तो शुक्ला जी, मैं आपकी बात इसलिए काट रहा हूँ। भरोसा जो आप सीधे तौर पे कह रहे हैं, मैं वही भरोसे की बात कर रहा हूँ। पहले भरोसा दिया गया, अब वो भरोसा वापस मांग रहे हैं। तो वही तो मैं कहता हूँ कि भरोसे लाल तो बच्चे नहीं है ना। जिन्होंने दिया था और जिसके भरोसे में दिया था, हाँ। अब वो भरोसा अगर पूरा नहीं हो रहा है तो सीधे तौर पर हम तो यही कहेंगे ना कि भरोसे लाल नहीं बचे। हाँ। दरअसल हो क्या रहा है कि मतलब तो मुझे एक फैसले का ध्यान आ रहा है, जब हाई कोर्ट की एक सख्त तल्ख टिप्पणी आई थी कि दायां हाथ क्या कह रहा है, ये कह के आप नहीं बच सकते कि बाएं हाथ को पता नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें मंत्री जी इतने अनजान हैं, इतने वो भोले हैं कि उनको ये पता नहीं कि उनका ओएसडी क्या कर रहा है। मैं आपको अदालतों की एक बात बताता हूँ, और मुझे लगता है कि जिसने ये देखा होगा वो स्वीकार भी करेगा। ऊपर जज साहब बैठे रहते हैं और नीचे पेशकार जो है वो पेशियों के लिए पैसे लेता रहता है, और जज साहब कह सकते हैं कि उन्हें नहीं पता है कि उनका पेशकार क्या कर रहा है। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति हमारे देश में है। हर कोई हर व्यक्ति के बारे में जानता है। हम लोग ये जानते हैं कि नेताजी नेतागिरी क्यों कर रहे हैं, मंत्री जी भी ये जानते हैं कि उनका ओएसडी क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है और किसके लिए कर रहा है। कोई भी ओएसडी ऐसा नहीं है कि जो 1-8% ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिन्होंने कहीं जो है मंत्री को धोखे में रखकर कोई काम कर लिया होगा। ये उनका अंतरंग व्यक्ति होता है। अगर ये अंतरंग व्यक्ति नहीं होता तो अभी जिस तरह से शुरू में ये था कि सीएम ने ये कहा था कि अब ओएसडीओ की जो तैनाती होगी वो दूसरे तरीके से होगी, और उसको लेकर मंत्री अड़ गए कि नहीं, हमें तो ये ओएसडी चाहिए। तो ये पूरा एक नेक्सस है दीक्षित जी, और ये आप भी जानते हैं, हम लोग सब लोग जानते हैं कि राजनीति का एकमात्र आकर्षण करप्शन है, और जिस दिन आप राजनीति से करप्शन को अलग कर देंगे, कोई राजनीति करने नहीं जाएगा। ये ओएसडी जो है ये कोई सरकारी अधिकारी नहीं है, ये एक राजनीतिक व्यक्ति के यहाँ स्पेशल ड्यूटी पर है। ये स्पेशल उसको कर्तव्य अधिकारी कहा जाता है, उसको विशिष्ट कर्तव्य अधिकारी है। तो ये जो कुछ कर रहा है उससे मंत्री जी ऐसा नहीं है कि वो अनजान है। अब मंत्री जी अनजान बनेंगे इसलिए बनेंगे क्योंकि ये मामला जब मीडिया में आ गया, ये जब उजागर हो गया, तो अब मंत्री जी को अपनी साख बचाने की पड़ी है। तो सारा ठीक रहा, वो जो ओएसडी पर फोड़ रहे हैं। आप मंत्री जी से क्यों नहीं पूछते हैं कि साहब, ओएसडी से एक बात को पूछना चाहिए कि तुम जो कुछ कर रहे हो इसकी जानकारी मंत्री को है कि नहीं। और जिस दिन आप उसका बयान सुनेंगे तो आपको बताएगा कि मैं जो भी करता हूँ तो इनकी मंत्री जी के सब नॉलेज में देके करता हूँ। तो ये पूरा एक नेक्सस है, कोई दूध का धुला नहीं है। जो लोग ये कर रहे हैं उससे सरकार की छवि खराब हो रही है, और मोहन सरकार को अभी सोचना पड़ेगा कि वो इससे बचने के लिए क्या करे। चौबे जी, बात बहुत गंभीर है, लेकिन एक आखिरी टिप्पणी आपसे लेना चाहूँगा कि आखिर जिसका हम, जैसा भी आप कह रहे हैं कि अपन ने इससे पहले भी जिक्र किया था कि जो लाडले ओएसडी होते हैं इनकी करतूतों के कारण जो है, देखिए आप एक बेचारे मंत्री फंस गए। शुक्ला जी ने भी एक उदाहरण दिया
कि एक ओएसडी ने पीएस को चिट्ठी लिख दी। मतलब ऐसे अब मामले धीरे धीरे शने शने उजागर हो रहे हैं और ऐसे में अंदर खाने की ये बातें भी साफ तौर पर हैं कि मंत्रियों की भी संगठन स्तर पर बहुत ज़्यादा किरकिरी हो रही है। संगठन पे कई बार संगठन जो है इन मंत्रियों और खासकर इनके लोगों को लेकर खींच भी निकाल देते हैं और खींच जो है इस लेवल तक चली आती है कि कहना चाहिए कि एक तरह से सीआर आपकी गड़बड़ हो जाती है। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, ये बात सही है, लेकिन ये इस बुराई को, इस गड़बड़ी को ऐसे ही नहीं चलने दिया जा सकता। और ये कोई गपशप की बात नहीं है कि चल रहा है और चलता रहे और कोई कुछ देखे ही नहीं और बिना नतीजे के बातचीत होती रहे। इसलिए मुझे ताज्जुब है कि जो सीनियर अधिकारी हैं, जो आईएएस हैं, जिनके कंधों पर प्रशासन की बागडोर रहती है, वो इस मामले में ऐतराज क्यों नहीं मुख्यमंत्री से जता रहे कि ये क्या हो रहा है। और मुझे लगता है कि अगर ये आती होगी तो शायद वही दिन आ जाएगा जब कोई ना कोई चीफ सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इस बात पे ऐतराज करेगा और मुख्यमंत्री को फिर सामने आना पड़ेगा। ठीक बात। तो आपने देखा हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने कहा कि जो मंत्री की टीम है, मंत्री की टीम को अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा और कंट्रोल में अगर टीम नहीं होगी तो सारा मामला अनकंट्रोल हो जाएगा। और हुआ यही कि मोहन सरकार के एक बड़े वरिष्ठ मंत्री माने जाते हैं, इससे पहले भी कई बार मंत्री रह चुके हैं और बमुश्किल इस सरकार में उनको मंत्री बनाया गया था और मंत्री बनने के बाद उनकी फजीहत जो है उनके ही अधीनस्थ कर्मचारी जिसको कहना चाहिए और कहते हैं, जैसे तरह शुक्ला जी और चौबे जी कह रहे हैं कि विशेष कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी, कर्तव्यनिष्ठता ऐसी है उनकी कि वो एक से भरोसा लेते हैं और फिर भरोसा देने के नाम पर उधर उधर बगले झांकते फिरते हैं। भरोसा लेना कोई बुरी बात नहीं है, भरोसा देना बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि भरोसा अगर आपने ले लिया है तो भरोसा आपको देना भी पड़ेगा। लेकिन इस सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे मंत्री की फजीहत इस लेवल तक पहुंच गई है कि मंत्री अब इस मामले में अगले बगले तो झांक ही रहे हैं, साथ ही सफाइयाँ भी देते फिर रहे हैं। मामला बहुत पेचीदगी से उलझ गया है। मंत्री के बंगले पे भरोसा देने वालों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और वो इस चक्कर में वहाँ चक्कर लगा रहे हैं मंत्री के बंगले पर कि उनका भरोसा उनको वापस मिल जाए। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिर उनका भरोसा उनको मिल पाएगा या भरोसा अब वहीं भरोसेलाल की तरह छूट जाएगा। चलिए, लेकिन अब बात करेंगे दूसरी खबर की। दूसरी खबर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी को लेकर। प्रदेश कांग्रेस की नई टीम मध्य प्रदेश के ही कुछ बड़े नेताओं के कारण हमारे पास ये जानकारी है कि अटक सी गई है। जून में एआईसी द्वारा भेजी गई प्रस्तावित टीम के नाम फाइनल करने का भरोसा जुलाई के पहले पखवाड़े के बाद अब जो है नवरात्रि के पहले भी दिया गया था, लेकिन जितेंद्र भंवर सिंह ने इस बात को फिर दोहराया था कि बस बहुत जल्दी कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी और साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भी ये बात कही थी कि बहुत ही जल्दी, और यहाँ तक जानकारी हमारे पास है कि नवरात्रि में आने की बात कही गई थी टीम को, लेकिन जीतू की टीम फिर एक बार अटक गई। खासकर अब उसका हवाला ये दिया जा रहा है कि टीम में कई छत्रप नेताओं के नामों को लेकर अनबन हुई है और उसको लेकर गुटों में एक तरह से पूरी सूची फंस गई है। सब कुछ अगर ठीक ठाक है तो फिर सूची जारी करने में किसको क्या दिक्कत है। सबसे बड़ी बात है कमलनाथ की जंबो जेट टीम के आगे जीतू की टीम बहुत छोटी घोषित होने की बात लगातार और दावे किए जा रहे थे, लेकिन जितने भी क्षत्रप नेता हैं उन नेताओं के पट्ठों कहें या नुमाइंदे कहें उनको समाहित करने की बात थी। लेकिन अब पेचीदगी इस बात में फंस गई है कि क्या दिल्ली में जो है जीतू की टीम भंवर में फंसी है या भंवर के कारण जीतू की टीम फंस गई है। ये दोनों ही बातें हम समझेंगे। वहीं हमारे दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास फिर जाऊंगा कि आखिर जीतू की टीम भंवर में फंसी है या भंवर के कारण फंसी है। तो सबसे पहले मैं, चूंकि चौबे जी जीतू पटवारी के बहुत निकट के रहने वाले हैं, मतलब इंदौर के पास के रहने वाले हैं, वो अच्छे से जानते हैं जीतू पटवारी की कार्यशैली को। तो चौबे जी, क्या भंवर में फंस गई है जीतू की टीम या भंवर के कारण फंस गई है जीतू की टीम? आप देखिए, हमको इस बात पर ताज्जुब करना चाहिए कि 4 कार्यकाल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, उसके बावजूद वहां पद पाने की मारामारी जिस तरह हो रही है और जिस तरह से ये पदस्थापनाएं चल रही हैं, ये क्या है, ये तमाशा क्यों है?
और मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की गाड़ी के पीछे 20-25 गाड़ियां, 30 गाड़ियों का काफिला चल रहा था। वो किसी एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे और गाड़ियों के हूटर बज रहे थे। तो शायद ये जो रुतबा है, ये जो आजादी है, ये जो छूट है, इसके लालच में ही वहाँ पद पाने की इच्छाएं लोगों की जागृत हैं। और सत्ता न होने के बाद भी लोग चाहते हैं कि हमको कोई पद मिल जाए, कोई रुतबा दिखाने का मौका मिल जाए। और ये जो भंवर जितेंद्र सिंह का मामला है, मैं कई दिन से देख रहा हूँ। मुझे लगता है उनसे ये बात संभल नहीं रही है। उन्हें प्रभारी जरूर बनाया गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस को संभालने में सफल हुए हैं। वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं ऐसा लगता है, और उनकी सुनवाई नहीं हो रही। मुझे तो ऐसा भी लगता है, वरना ये सब उद्दंडता और ये सब अराजकता क्यों फैलती। जी शुक्ला जी, तमाम आपने ब्लॉक अध्यक्षों को हटाया, जिला अध्यक्षों की सर्जरी करने की तैयारी है, लेकिन बावजूद उसके लगभग आप ये मान के चलिए कि करीब करीब 10 महीना होने को जा रहा है जीतू पटवारी अध्यक्ष पद पर काबिज हुए, लेकिन टीम का ऐलान कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या कांग्रेस संगठन उनसे नहीं संभल रहा है, या फिर जैसा कि मैंने चौबे जी से कहा और पूछा कि क्या कांग्रेस की जो टीम है या जीतू की जो टीम है वो भंवर में उलझ गई है या भंवर के कारण उलझ गई है? अब देखिए जी, जो अंदर की बातें हैं उसमें मैं सबसे पहले आपसे ये बताऊं कि जो जितेंद्र भंवर सिंह हैं उनको मध्य प्रदेश के राजनीतिक भूगोल के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। ये मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस है वो इस तरह की कांग्रेस नहीं है जिसको आप एक डंडे से या एक किसी एक तरीके से आप इसको आप चला सकें। जैसा आपने भी जिक्र किया है कि बहुत सारे छत्रप हैं, और जब ये जीतू पटवारी को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था उसके बाद की जो प्रतिक्रिया थी, जो राजनीतिक प्रतिक्रिया थी, वो भी आपसे और हमसे किसी से छुपी नहीं है। कितने लोग ऐसे थे कि जीतू पटवारी की नियुक्ति से नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी लोकसभा चुनाव से पहले। सुरेश पचौरी जैसे जो लोग हैं निकल गए, दूसरी पार्टियों में चले गए। तो उसके और भी कारण होंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि जीतू पटवारी बहुत युवा थे और काफी सीनियर लीडरशिप ऐसी थी मध्य प्रदेश में। अजय सिंह राहुल थे, कमलनाथ हैं, दिग्विजय हैं, बहुत सारे नाम ऐसे हैं कि जिनको आप मोस्ट सीनियर कह सकते हैं। तो उनको संगठन की जिम्मेदारी न देकर और जिस तरह से एक युवा व्यक्ति को जो है इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, उसको लेकर जो सीनियर लीडरशिप में नाराजगी थी, उसके चलते ये सूची फंसी हुई है। दूसरी बात क्या है कि अगर बड़े पैमाने पर आपको आमूलचूल परिवर्तन करना है संगठन में, नए लोगों को लाना है संगठन में, तो उसका किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। मतलब जब आपकी ये सूची आएगी तो उसके बाद क्या प्रभाव। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की पुरानी कांग्रेस जो है ये के लोग जो है निकल के और दूसरे दलों में चले जाएंगे और ये कांग्रेस लगभग खाली हो जाएगी। तो बहुत सारे पेच ऐसे हैं, क्योंकि कमलनाथ जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे और उन्होंने जब जिस तरीके से जो है संगठन में बदलाव किया था, तो कुछ उनके बदलाव ऐसे भी थे जो चौंकाने वाले थे। विभिन्न प्रदेश में उन्होंने चौधरी राकेश चतुर्वेदी जो है उनको यहाँ की जिम्मेदारी दे दी थी, और जो रीवा की सीनियर लीडरशिप थी जिसमें अजय सिंह राहुल थे या सुंदरलाल तिवारी और श्रीनिवास तिवारी का जो परिवार था उसको उपेक्षित कर दिया था। तो कुल मिलाकर ये है कि मध्य प्रदेश के राजनीतिक भूगोल को समझकर फिर आपको कहीं संगठन को जान फूकनी है और उसके लिए आपको नए लोगों को लाना है। तो ये सब मामला इतना आसान नहीं है जितना हम लोग चर्चा में कर लेते हैं कि साहब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अगर बड़े पैमाने पे आपको आमूलचूल परिवर्तन करना है तो उसके लिए किस तरह की अंदर बगावत होगी, उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, इस सब को ध्यान में रखकर ही वो सूची आएगी। थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जीतू पटवारी को जिस तरह से अभी फ्री हैंड किया हुआ है, खासतौर पर राहुल गांधी ने फ्री हैंड किया हुआ है, और जो काफिले की बात चल रही कि उनके पीछे 30 गाड़ियों का काफिला चल रहा है, तो अभी कांग्रेस पूरी तरह से खत्म नहीं है मध्य प्रदेश में। अभी भी लोग इस उम्मीद के साथ कांग्रेस में बने हुए हैं कि कभी इसके भी दिन लौटेंगे। मुश्किल दौर जरूर है कांग्रेस की। जी चौबे जी, शुक्ला जी का तो कहना है कि टीम तो आएगी लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि हम शुक्ला जी की बात का जो मैंने अर्थ लगाया है कि भंवर में जीतू की टीम उलझ गई, चूंकि छत्रपों को भी साधना है और जीतू को अपने लेवल की टीम भी तैयार करना है। तो क्या ऐसा लगता है अंदर खाने की बात जो हमारे सबके पास जानकारी में है कि यूथ विंग को वो ज़्यादा जोड़ना चाहते हैं, और यूथ विंग में जो उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, खासकर मैं वो बात कर रहा हूँ जब वो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, उसमें कई छत्रपों के नाम नहीं है, उनके जो नुमाइंदे हैं उनके नाम नहीं है। इस कारण ये भंवर में तो नहीं उलझ रही जीतू की टीम?
ये बात सच है, इसी चक्कर में सब मामला अटका हुआ है। और देखिए, अगर युवा पीढ़ी को लाना है, जीतू पटवारी का प्रयोग किया गया, तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो सीनियर लीडर्स थे, या तो उनको विश्वास में नहीं लिया गया, या वो सहमत नहीं थे इस बात से। जब तक सबकी सहमति और आम राय नहीं बनती है, तब तक पीढ़ी परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल काम है। और पद छोड़ना बहुत आसान नहीं होता। और जीतू पटवारी के जो कामकाज अटके हुए हैं, कार्यकारिणी अटकी हुई है, इसमें मैं ये मानता हूं कि वरिष्ठ नेताओं की असहमति, नाराजगी कहीं ना कहीं शामिल है। नहीं तो बड़े आसानी से ये काम हो सकता था। और आला कमान क्या कर रहा है इस बारे में, ये भी ताज्जुब की बात है। और आप देखिए कि जीतू पटवारी ने शहरों की कार्यकारिणी तक अटकी रहती है, और साल 2 साल तक अध्यक्ष अपने दम पे चलते रहते हैं, और कोई भी टीम नहीं होती उनकी। इंदौर में भी ऐसा कई बार हुआ है। तो सवाल ये है कि आखिर ये क्या तमाशा है कि संगठन में कोई एक सूत्र नहीं है जिससे कि वो पिरोया जा सके, चलाया जा सके। और ये मनमानी और ये टांग अड़ाना और ये डिले कराना, और ये सब क्या आला कमान को नहीं मालूम है? और मालूम है तो वो क्यों देखता आ रहा है इतने 10 महीने से? उसका आखिर हस्तक्षेप कब करना चाहिए उसको? ठीक, शुक्ला जी, एक अंतिम टिप्पणी लूंगा आपसे कि आखिर जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं और चौबे जी ने भी वही बात कही है कि क्या ये जो पुराने नेता हैं, मैं नाम भी ले सकता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे कद्दावर नेताओं कि क्या ओरा से कांग्रेस निकल नहीं पा रही, या इससे कांग्रेस निकलना नहीं चाहती? क्योंकि अगर हम कई राज्यों को भी देखेंगे ना, तो ये बड़े जो कद्दावर नेता हैं, इनके कारण जो है जूनियर लीडरशिप आगे नहीं बढ़ पा रही है। और क्या कांग्रेस का यही एक कारण है जो पतन की ओर, लगातार रसातल की ओर जाती जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल यही कारण है। देखिए, आप उम्र दराज नेताओं के अनुभव का आप लाभ तो ले सकते हैं, लेकिन इनके दम पर आप कोई इलेक्शन जीत लेंगे। अभी आप वहां देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए क्या हुआ। अगर वहां पे कोई युवा नेतृत्व सामने आया होता तो मुझे लगता है कि नतीजे कुछ और कांग्रेस के पक्ष में बेहतर हो सकते थे। लेकिन आप फिर वही एक ही आदमी को आप लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं, उसी को प्रमोट कर रहे हैं। यही स्थिति आपके राजस्थान में थी, और यही स्थिति मध्य प्रदेश में थी। 2018 के इलेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से सिंधिया जी के नाम को आगे लाया गया था, और उनके नाम पर ही चुनाव लड़ा गया था एक तरह से। हालांकि घोषणा नहीं की थी कांग्रेस ने, लेकिन सब लोगों का अनुमान यही था कि भविष्य में अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री जो है सिंधिया होंगे। आपने क्या किया, आप कमलनाथ को ले आए। तो जब तक आप जो है उम्रदराज नेताओं का मोह नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये अब डायनेमिक में ही रह गए हैं। ये ठीक है, इनके पास में अनुभव है, इनके पास में सामर्थ्य है, संसाधन है। कमलनाथ की उपयोगिता क्या है मध्य प्रदेश में? आप कमलनाथ के नाम पर आप कोई चुनाव नहीं जीत सकते। हाँ, उनका जो फाइनेंस है पार्टी के संचालन के लिए जिस अर्थ की आवश्यकता पड़ती है, वो अर्थ उनके पास में, यही उनका राजनीतिक सामर्थ्य है। और क्या है सामर्थ्य उनका? वो कभी मध्य प्रदेश में, वो ठीक है छिंदवाड़ा में वो लोकप्रिय रहे होंगे, वहां के वो सांसद रहे हैं, वहां की जनता उनको चाहती होगी, लेकिन अगर वो और कहीं से लड़ते मध्य प्रदेश में तो क्या उनकी ये स्थिति बनती? तो वो इस तरह से जिताऊ चेहरा तो नहीं थे। और किसी भी चुनाव के लिए संगठन बहुत जरूरी है, और संगठन ऐसा चाहिए जो डायनेमिक हो, जो गतिशीलता हो, जिसमें सामर्थ्य हो, जिसमें मेहनत करने की क्षमता हो, जिसमें आंदोलन करने की क्षमता हो, लाठी बर्दाश्त करने की क्षमता हो। आप मुझे बताइए कि कोई उम्रदराज नेता है क्या जो सड़क पर उतर के जो है संघर्ष करेगा? जीतू पटवारी में ये क्षमता है, तो सड़क पर उतर के संघर्ष कर सकते हैं। और आप देखिएगा दीक्षित जी, ये मेरा अनुमान है कि निकट भविष्य में जो टीम आएगी उसमें युवा चेहरों को महत्व मिलेगा। और अब मुझे लगता है राहुल गांधी को भी ये समझ लेना चाहिए कि जब तक वो इस पुरानी पीढ़ी से मुक्त नहीं होंगे, तब तक उनके लिए उम्मीद की कोई किरण नहीं है। ठीक, चलिए, तो शुक्ला जी और चौबे जी का साफ तौर पर कहना है कि जीतू पटवारी को अपनी टीम बनाने के लिए क्षेत्रीय छत्रपों से थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। क्षेत्रीय छत्रपों से दूर जाने का तात्पर्य साफ तौर पर है कि आपको उनके ओरा से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी जीतू पटवारी अपनी टीम बना पाएंगे। करीब 10 महीने होने को आ गए, जीतू पटवारी अपनी टीम के नाम का ऐलान नहीं कर पाए। जिले स्तर पर तमाम सर्जरियां लगातार करते जा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके खाटी कांग्रेसी नेताओं को कोई काम नहीं दिया गया। और यही कारण है कि जीतू की टीम के बगैर, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत जल्दी ही मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। उसके पहले अगर जीतू की टीम आती है तो काम करने लायक भी होंगे जीतू। सबसे बड़ी बात है कि अलग थलग पड़ी कांग्रेस और गुटों में बटी कांग्रेस के लिए जीतू को सबसे पहले अपनी टीम को संगठित करना होगा, और संगठन के साथ साथ टीम इतनी मजबूत तैयार करनी होगी कि जिस तरह से वो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बार बार दम भर रहे हैं, तो वो विधानसभा चुनाव में
भाजपा संगठन के सामने मुकाबला करने लायक टीम तैयार कर सकें। और महत्वपूर्ण बात यही होगी कि जीतू पटवारी को अपनी इस टीम को किस भंवर से निकालना है और भंवर के बाद टीम को मैदान में लाना है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम ये जानते हैं कि जीतू पटवारी की टीम बहुत जल्दी आएगी, लेकिन किस रूप में आएगी, कैसे आएगी, क्या क्षेत्रीय छत्रपों के साए में आएगी टीम या क्षेत्रीय छत्रपों के साए से दूर हट के आएगी टीम, ये देखने वाली बात होगी। अंदर की बात में अशोक शुक्ला जी आपका और भानु चौबे जी आपका दोनों का बहुत स्वागत है। अंदर की बात में आज हमने कांग्रेस और खासकर मोहन सरकार के बारे में बात करी। कल फिर नए मुद्दे पे बात करेंगे, तब तक दीजिए मुझे याद। देखते रहिए डीएनए न्यूज़। नमस्कार।